हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटी परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे और हम लोग बात करते हैं न्यूज़पेपर पे, तो अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे न्यूज़पेपर लगभग 4 से 5 पेपर का कटिंग आपके सामने, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 4 या 5 पेपर हमेशा आता है, तो हम लोग उसी का कट करके जो इम्पोर्टेंट होता है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर है तो हम ये बताना चाहेंगे कि कौन सा उसमें टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी तो पढ़ना आप ही को है, उसका तैयारी करना आप ही को है। एक नोटबुक ऑलरेडी कॉपी कलम लेकर के बैठिए, जितना भी फैक्ट है उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। जितना भी पढ़ करके आप यहाँ से फैक्ट निकाल सके, और वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पहले बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजनीतिक ज़रूरतों के आधार पर तय न करे मामलों की प्राथमिकता केंद्र। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने धन विधेयक मामलों को तरजीह देने का किया विरोध। तरजीह मतलब होता है बढ़ावा देना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करने से जुड़े मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, क्या किया था, विरोध किया था। ये जो टॉपिक है आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। और बात करें हम लोग रोज़ियो मैथ्यू के फैसले के संदर्भ में की प्राथमिकता पर सुनवाई का विरोध करते हुए सरकार ने कहा इसका फैसला राजनीतिक ज़रूरतों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे पेपर है जहाँ पे आपको मिलेगा, कोई एक पेपर का अध्ययन प्रतिदिन करिए। जैसे दैनिक भास्कर भी पढ़ सकते हैं, प्रभात खबर ऐसे बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रभात खबर बहुत ही अच्छा माना जाता है। खासकर हम अपने स्टूडेंट को 2 पेपर ज़रूर बोलते हैं पढ़ने को, या तो दैनिक प्रभात खबर हो जाता है और जनसत्ता हो जाता है, ठीक है। आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि जीडीपी बेहतर स्थिति में है, ठीक है। जीडीपी बेहतर स्थिति में, खुदरा महंगाई उम्मीद से ज़्यादा घटी और आईआईपी जो 14 माह के शीर्ष पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये डाटा जो है कह रहा था 5 राज्यों में सबसे कम महंगाई हुई है। क्या कहता है कि सबसे कम महंगाई हुई है, जैसे छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। कहता है कि 5 राज्यों में सबसे कम महंगाई हुई है, ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हैं, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इसकी दरें क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप इसे भी देख लेंगे। मुख्य महंगाई भी सितंबर में घटकर फरवरी 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पे है। जो सब्जियों का यहाँ पे कीमत की जो दरें घट रही है उसको भी देख सकते हैं। और उत्पादों का बिगड़ा जो बजट है, जैसे फल, दाल, चीनी, मांस, मछली, इसका भी आप यहाँ पे आकलन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में अगस्त में 9.3% वृद्धि हुई है। अगर 22 की बात करें तो 0.5% की गिरावट हुई थी। ये जो आपका है, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें ये पढ़ना है। कॉपी कलम लेकर के बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट लगता है उसको एक बार ज़रूर लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको रिवाइज करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेट तक पहुंच बढ़ने से डाटा सेंटर में 3 साल में होगा कितना, तो $10 अरब निवेश हो जाएगा। $10 अरब निवेश की बात किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के लोगों में इंटरनेट के प्रति जो रुझान बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से भारत में जैसे होता है कि स्टोरेज की कमी पड़ जा रही है। तो स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए हमें और तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के लिए कम से कम 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाने की संभावना है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, बहुत बीबीआई हो जाता है। और देखिए, देश में इंटरनेट तक पहुंच में भारी उछाल के साथ स्टोरेज क्षमता के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए 3 साल में डाटा सेंटर में $10 अरब के निवेश की संभावना है, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए कहता है कि इसी साल होगी पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर बैठक। देख रहे हैं, यहाँ से आपको फैक्ट मिलेगा, यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट मिलेगा करंट अफेयर्स के लिए। देखिए करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। न्यूज़पेपर पे अगर आपका कमांड है तो कभी किसी मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैगज़ीन पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बेहतर नहीं माना जाता है जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर के बाद आप ऐड करिए किसी भी मैगज़ीन को। जैसे में प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेस्ट आपको करंट अफेयर्स के तौर पे देखा जाता है, माना जाता है। खास करके यूपीएससी, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस सारे लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता दर्पण का या क्रॉनिकल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें मिलेगा अगर आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, ठीक है। उनकी एक टीम काम करती है जो न्यूज़पेपर से सब निचोड़ को निकाल के आपको प्रतियोगिता दर्पण में डालती है और आपको खुद न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल रहा है मौका, ठीक है। तो चलिए ये सारा चीज़ें तो यहाँ पे देखेंगे इसी साल होगी पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर बैठक। तो यहाँ पे देखिएगा रूस में भारत के राजदूत जो हैं पवन कुमार ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इसी साल में शिखर बैठक होगी। उन्होंने कहा कि G20 बैठक में पुतिन के शामिल नहीं होने की वजह से दोनों देशों और दोनों नेताओं के संबंधों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। G20 शिखर सम्मेलन जब भारत में हो रहे थे उस समय इन्होंने मतलब ये जो कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो शामिल नहीं हुए थे। इससे ये पता चलता है, मतलब अभी जो शिखर बैठक होने जा रही है इससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच में संबंधों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ देखेंगे शिखर बैठक की जानकारी तब सामने आई जब रूसी राष्ट्रपति BRI सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कहाँ गए थे, चीन रवाना हो गए थे। और मोदी पुतिन इससे पहले सितंबर 22 में शंघाई शिखर सम्मेलन में मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए इसे ज़रूर लिखेंगे और ये जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र में वसुधैव कुटुंबकम के शिलालेख वाली पट्टिकाएँ स्थापित किया गया है। ये ज़रूर आप इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत VBI हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे चीन के साथ फिर बड़ा ऋण समझौता करने जा रहा है कौन, श्रीलंका। एक बार ऑलरेडी उसके चंगुल में फंस गया, फिर दोबारा यही काम होने जा रही है। आप इसको पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चीन के साथ फिर बड़ा ऋण समझौता करने जा रहा है कौन, तो श्रीलंका हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इजराइल को समर्थन से खराब नहीं होंगे अरब देशों से रिश्ते, ठीक है। जैसे देखिएगा हमास जो आतंकवादी संगठन करार दिया गया, तो हमास और इजराइल के बीच में जिस तरीके से वार चल रहा है इसमें पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है। और इजराइल का समर्थन किया किसने, भारत ने। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपको लिखा है फ़िलिस्तीन ने नहीं दिया भारत का साथ। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और फ़िलिस्तीन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमेशा से समर्थन करता है फ़िलिस्तीन का। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पलट जाता है फ़िलिस्तीन, हमेशा साथ देता है किसका, पाकिस्तान का। फिर भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर भारत हमेशा इसके साथ दिखता है। लेकिन अगर बात कर दी जाए इजराइल का, तो इजराइल के समर्थन में हमेशा से भारत, और आप देखेंगे जब इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत और इजराइल के बीच कैसा और कितना बेहतर संबंध है। तो इजराइल की अगर बात कर दिया जाए तो इजराइल के साथ हमेशा भारत रहा है और इजराइल भी भारत के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है, ठीक है। हमास के साथ जंग में इजराइल का साथ देने के कारण न तो भारत के अरब देशों से रिश्ते खराब होंगे और न ही चीन के BRI का जवाब मानी जा रही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। आप इसे क्या करेंगे, एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत VBI है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे फ़िलिस्तीन ने नहीं दिया भारत का साथ। यहाँ पे देखेंगे भारत ने लगातार 4 दशक तक इजराइल की कीमत पर लगातार फ़िलिस्तीन का साथ दिया। हालांकि फ़िलिस्तीन ने देखिए कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद पाकिस्तान के भारत का खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने का मुहिम में भी फ़लस्तीन साथ था, जबकि इजराइल हमेशा सभी मुद्दों पर भारत के साथ खड़ा रहा, वह आज भी भारत के साथ खड़ा है, ठीक है।
इसे पढ़ेंगे ज़रूर आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखेंगे आप सभी लोग, बेरोजगारी 6 वर्ष के सबसे, कहता है कि बेरोजगारी 6 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर, किसने कहा? हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा। ठीक है, क्या कहता है? बेरोजगारी 6 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर इस बार के बारे में कहा गया। और आप देखिएगा, सशक्त युवा शक्ति को देश के विकास के आधार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पहले की सरकारों ने कौशल का महत्व नहीं समझा, जबकि वर्तमान सरकार ने इस पर सबसे अधिक निवेश किया। इसी का परिणाम है कि रोजगार निर्माण नई ऊंचाई पर पहुंचा है और बेरोजगारी पिछले 6 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ही बेरोजगारी तेजी से कम हो रही है। इसका मतलब है कि विकास का लाभ गांव और शहर दोनों ही जगहों पर बराबर पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, कौशल शिक्षा समारोह, दीक्षा समारोह में बोले प्रधानमंत्री। और ये सारा जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, आप ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि आपको इसकी जानकारी हो, और इसको ज़रूर, जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको ज़रूर लिखेंगे ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए कहा गया है कि फ़लस्तीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छा होगा और साथ ही साथ एक दूसरे के देशों के बीच कुछ संबंध को जानने का भी मौका मिला। देखिए दुनिया का कोई भी संबंध, जो मैं एक बात बताता हूँ आपको, इंटरनेशनल रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मानते हैं आपका रिश्ता किसी भी व्यक्ति से 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, आपका जो रिश्ता है किसी भी इंसान से, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी आदमी हो, उसे 2 ही प्रकार से रिश्ता हो सकता है। पहला, या तो बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा, नहीं तो दूसरा क्या होगा? सबसे खराब रिश्ता होगा। जब अच्छा रिश्ता होगा तो इसका लाभ, इसका हानि क्या हो सकता है? जब खराब रिश्ता होगा तो इसका लाभ, इसका हानि क्या हो सकता है? बिल्कुल सेम टू सेम रिलेशन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में यही पढ़ना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझिए कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, समझे, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग फैक्ट की बात करते हैं, जो दारोगा के एग्ज़ाम के लिए, या बात करें बीपीएससी के लिए, या बात करें यूपीएससी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इजराइल पर हमास का हमला आतंकी घटना। तो फ़लस्तीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखेंगे। और बात करें हम लोग आगे, यहाँ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो जलवायु परिवर्तन से मुकाबले को जीवन शैली भी बदलनी होगी। जैसे जलवायु परिवर्तन जो हम अभी देख रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन से भारत की बात तो है नहीं, पूरी दुनिया की बात है, पूरे विश्व की बात है। तो जलवायु परिवर्तन के पीछे के कारणों को अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कारण मानवीय कारण है। मानव अपने हित और फायदे के लिए बहुत सारी चीज़ों का क्या करता है? उपयोग करता है और दुरुपयोग भी करता है। इसी पे चिंता जताई गई है और इसी पे बात किया गया है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए केवल नीतियों और कानून में बदलाव करना ही पर्याप्त नहीं होगा। ये बात सही है। तो लोकसभा अध्यक्ष, विश्व बिरादरी को करनी होगी चुनौती से निपटने की साझा। उसके बाद आज मोदी करेंगे G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? तो 9वां हो जाएगा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे G20। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे संसदीय अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसको ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इजराइल जैसे आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी में जुटी सुरक्षा एजेंसी। ठीक है, क्योंकि हमने सपोर्ट किया इजराइल के, हम साथ हैं, हम खड़े हैं उसके साथ, ताकि आतंकवादी जो समस्या है, जो आतंकवाद से जूझता हुआ हमारा भारत भी है, और दुनिया का हर देश आतंकवाद से जूझता है और आतंकवाद के विरोध में खड़ा हो जाता है, और यही साथ दिया हमारे भारत ने इजराइल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इजराइल में धरती, समुद्र और आकाश से एक साथ हुए हमास के आतंकी हमले ने भारतीय एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है।
ठीक है, ऐसी स्थिति में निपटने के लिए तैयारी की कोशिश शुरू हो गई। इजरायल पर आतंकी हमले के एक हफ्ते के भीतर ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी गार्ड ने सभी राज्यों के आतंक रोधी एजेंसियों के साथ क्या कर दिया, सेमिनार का आयोजन किया। आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यों की एजेंसियों के साथ ही सेना, नौसेना के विशेष दस्ते प्रतिनिधि रहे हैं मौजूद। तो आप ये देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपसे। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मानते हैं कि आप रोज़ पेपर पढ़ते जाएंगे तो 1-2 महीना के बाद जैसे ही हेडलाइन देखेंगे ना, आप सभी जैसे ही हेडलाइन देखेंगे आपको अंदर की सारी कहानी पता चल जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब लगातार दिन मतलब प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर एक ज़रूर पढ़िए। 2 से 3 घंटा टाइम दीजिए न्यूज़पेपर पे। अगर रोज़ पढ़ते हैं तो 2-3 महीने के बाद इस तरह से हो जाएगा कि अंदर की जो भी ये स्टोरी होगी इसका जो भी स्टोरी होगी आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, आपको हेडलाइन दे करके ही। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक साथ पुलों के निर्माण को मंजूरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सामरिक नज़रिए से, अब देखिए पूछता है कि सामरिक नज़रिए से अहम सीमावर्ती राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक साथ 7 पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन पुलों का निर्माण सेतु बंधन योजना के तहत किया जाएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इन पुलों का निर्माण किस योजना के साथ किया गया, तो देखिए अंदर से फैक्ट आपको मिल गया, ठीक है। किसके द्वारा, तो सेतु बंधन योजना के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। सेतु बंधन योजना हो जाता है, इसके तहत किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपको अरुणाचल प्रदेश में 7 पुलों का निर्माण दिया गया। जब अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पुल का क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे भारत के लिए। हमारे भारत के अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहाँ क्षेत्रीय जो मतलब समझिए कि जो व्यवस्था है उसके साथ साथ अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा इंटरनेशनल वहाँ पे जो चाइना के साथ जो बार बार चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ ऐसा हिस्सा है जो हमारा है, ठीक है। तो वहाँ तक तुरंत आप चाहें तो अपना व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपनी सेना भेज सकते हैं, अपना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसी में देखेंगे हम लोग। देखिए हमारे भारत में हमें ये पढ़ना चाहिए, जब कभी मेंस देने का मौका मिलता है तो ये सारे चीज़ें, ये सारे पॉइंट आपको काम आएगा। तो बुजुर्गों की देखरेख के ढांचे को मजबूत बनाने की तैयारी तेज हो गई। तो देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के साथ ही उनसे जुड़ी सुविधाओं को विरासत देने और उनके देखरेख के ढांचे को मजबूत बनाने की तैयारियां भी तेज हो गई है, ठीक है। तो देखिए देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार की पहल, आप देखेंगे सरकार की पहल इसमें क्या हो रही है, तो इस पॉइंट को ज़रूर देखेंगे। ये भी आपके लिए VBI हो जाता है, ठीक है, बहुत VBI हो जाता है, इसको ज़रूर आप लोग देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे वैश्विक भूखमरी सूचकांक में, ठीक है। जैसे देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 का जो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में कहा गया कि 125 देशों में भारत का स्थान 111वां रखा गया। 111 स्थान रखने से ये पता चलता है कि भूखमरी की स्थिति बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे देश में सारे अधिकतर ऐसे लोग हैं जो भूखमरी के शिकार हैं, और ये केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, जो ये रिपोर्ट तय बनाया ये रिपोर्ट में कुछ त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसलिए कहती है कि भाई केंद्र सरकार तुरंत आपका चुनाव होने वाला है वो भी तो कहेगी, क्योंकि भारत की जनता को ये तो इसको पता है कि भारत की जनता में केंद्र सरकार ने अभी तक किया क्या है। तो जब ये रिपोर्ट देखा जाता है तो पता चलता है कि सबसे बदतर स्थिति हो गया। बात समझिए, यहाँ पे सबसे बदतर स्थिति हो गया, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है हमारे देश की संस्थाओं के द्वारा तय नहीं माना जाता, कोई दूसरी संस्था है जो इसे बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो दूसरी संस्था बनाती है उसको आपसे जातीय दुश्मनी तो है नहीं, और रियल चीज़ों को उठाया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और वाकई में हम लोगों को भी दिखता है। लेकिन हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 23 को केंद्र ने क्या बताया, त्रुटिपूर्ण बताया, बोला कि बहुत गलत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी हम देखते हैं भूखमरी की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चली गई। अगर बात करें हम लोग तो अभी वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा भूखमरी आपको देखने को मिलती है, लेकिन सरकार क्या करेगी, झूठ लाएगी, और यही झूठ लाने के लिए इस पे आरोप लगा रही है कि क्या है, ये गलत है ना। तो आप याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जाएगा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, तो 111वां स्थान हो जाता है। कितना हो जाएगा, 111वां स्थान पर आ गया है,
ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, इसको आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, ठीक रहेगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए अयोग्यता विधायकों की अलग अलग सुनवाई चाहता है कौन? शिंदे गुट। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा की जा रही सुनवाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट सभी विधायकों की अलग अलग सुनवाई चाहता है। आप इसे ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है, इसका भी फायदा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बहुत सारा है इसलिए बता देते हैं जल्दी जल्दी आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले को जीवन शैली भी बदलनी होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि शुरू हो रही है G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। जैसे P20 से पहले लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर संसदीय फोरम के दौरान बिरला ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव मानवता के साझे भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोकसभा अध्यक्ष क्या बोले? विश्व बिरादरी को करनी होगी चुनौती से निपटने की साझा। और मोदी आज करेंगे कौन सा? G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन का बैठक करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए P20 बैठक से क्या हुआ? कनाडा नाराज, यानी कि बहुत नाराज है, ठीक है। नाराज़गी क्या है, तो नाराज़गी क्यों है और नाराज़गी के कारणों को अगर देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक तल्खी क्या होने, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके वजह से कनाडा हमेशा भारत से क्या करता है? नाराज़ हो जाता है। और यही वजह है कि उसने इस बैठक में शामिल होने से क्या कर दिया? शुरू में तो कहा कि ठीक है हम आएंगे, लेकिन बाद में इनकार कर गया। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि अभी भी उस संबंध का, जैसे जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मतभेद खत्म नहीं हुआ, बढ़ते चले जा रही है, ठीक है। यहाँ हम लोग अगला देखेंगे, राजनीतिक अनिवार्यता नहीं हो मामलों की प्राथमिकता का आधार, ठीक है। जब भी ये केस स्टडी आपको पढ़ने को मिलता है, केस स्टडी ज़रूर पढ़ेंगे, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार ने गुरुवार को 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित मामलों में वित्त विधेयक से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग का विरोध किया। आप इसे ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि आपको इसका पता चल जाए। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री जयशंकर की क्या की? सुरक्षा बढ़ा दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री हैं जयशंकर, ठीक है। तो इस जयशंकर इनका नाम है, तो सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें वाई श्रेणी की बजाय अब जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। आप इससे भी एक बार देख लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए अगला है, राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी कंपनियों को सह उत्पादन के फायदे बताए। तो रक्षा मंत्री की अगर बात कर दी जाए तो आपके ये राजनाथ सिंह हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री की बात कर देते हैं, सेबेस्टियन लोकोनू हो जाते हैं ये वाले, ठीक है। ये फ्रांसिस के हैं। और देखिए कहते हैं यहाँ पे कि वह पेरिस से 5वीं वार्षिक भारत फ्रांस रक्षा वार्ता के दौरान चर्चा कर रहे थे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये जो मुद्दा है आपके सामने, इससे ज़रूर आप लोग एक बार पढ़ेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, चीन युद्ध की बारूदी सुरंगों को नष्ट कर रही सेना। आम लोगों को विस्फोटक हादसों से बचाने के लिए सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण LAC जिसको बोलते हैं, सटी इलाकों में ज़मीन में दबी बारूदी सुरंगों को खोजकर नष्ट कर रही है। आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं फोर्ब्स की सूची में। यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं, मुकेश अंबानी पहला, दूसरा में गौतम अडानी हो जाएंगे, तीसरा शिव नाडर हो जाते हैं, चौथा सावित्री जिंदल हो जाएंगे, पांचवा राधा किशन दमानी हो जाएंगे, साइरस पूनावाला हो जाते हैं, हिंदुजा परिवार हो जाएगा, दिलीप शांघवी हो जाता है, कुमार मंगलम बिरला हो जाएगा और शापोर जी मिस्त्री हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है, तो फिर नाम आपका किसका आएगा? मुकेश अंबानी का आ जाएगा। अगर संपत्तियों की बात कर दी जाए तो 92 अरब डॉलर है। कितना? तो यहाँ पे देख सकते हैं 92 अरब डॉलर इनके पास है। और दूसरे स्थान पे गौतम अडानी आते हैं, जो इन्हें आप देख सकते हैं,
ठीक है। और ये कौन सा है तो देखिएगा, ये फोर्ब्स 2023 में सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन, ठीक है, ये जारी करता है कि दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, किस देश में सबसे ज़्यादा अमीरों की संख्या है, ठीक है। तो ये तय कर दिया और उसके बाद आप लोग ये इसे ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपको भी इसका फैक्ट की जानकारी हो जाए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूएन परिसर में वसुधैव कुटुंबकम पट्टिका का किया गया अनावरण, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पत्थर पे उकेरा गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन परिसर में वसुधैव कुटुंबकम पट्टिका के अनावरण के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, यूएसए में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज व अन्य, आप इस पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करिए, कम से कम एक न्यूज़पेपर लीजिएगा तो उसमें सारा का सारा मटेरियल आपको मिलेगा। एक बार ज़रूर पढ़िए क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ठीक है। और सारा का सारा अगर डिस्कशन कराएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ताकि आपके पास पेपर है, आपको भी आदत लगनी चाहिए न्यूज़पेपर का, लगेगा तभी जा कर के आप पढ़ेंगे, तभी कुछ होगा। तो जैसे पेपर आपके पास है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या करना चाहिए, तो हम आपको बता दिए यहाँ पे ऐसे ऐसे जो टॉपिक है उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।